नमस्कार दोस्तों। चाइना के साथ इंडिया के स्टील्थ गैप को फिल करने की दिशा में एक मेजर डेवलपमेंट सामने आई है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने हमारे आमका प्रोजेक्ट को, जो कि इंडिया के इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट बनाने वाला प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। और इसी के साथ आने वाले कुछ सालों में इंडिया उस एलिट क्लब को ज्वाइन करने वाला है जिसके पास नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स हैं या बनाने की टेक्नोलॉजी है। ऑब्वियस सी बात है, इस क्लब में अभी तक केवल 3 ही प्लेयर्स हैं, यूएस, चाइना और रसिया। तो ऐसे सिनेरियो में चाइना के साथ हमारे स्टिल्थ गैप को फिल करने के लिए हमें यूएस या रसिया पे डिपेंड होना पड़ेगा, जो एनी टाइम इंडिया की वार स्ट्रेटजीज को ब्लॉक कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं। हालांकि आप कह सकते हो कि रसिया ऐसा नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर तो हमें रसिया को पे करने पड़ेंगे इफ वी गो विद सुखोई 57। तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में हमारे आमका प्रोजेक्ट को स्पीड अप करना लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा, हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक मेजर बूस्ट देगा। वैसे आमका प्रोजेक्ट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिया का फिफ्थ या इवन सिक्स्थ जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने का प्रोग्राम है। और इसको लेकर हमारे टारगेट्स हैं कि 100% इंडिजिनाइजेशन हो। हालांकि जो रिसेंट डेवलपमेंट फेज में है उसमें 75 से लेकर 85% तक कंपोनेंट्स लोकली सोर्स्ड होंगे। बाकी जो मटेरियल है उसको हम बाहर से जो है प्रिक्योर करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट और इस प्रोग्राम को लेकर पिछले साल 7 मार्च 2024 को हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इसके डिजाइन एंड डेवलपमेंट को मंजूरी दे दी थी, जो कि अभी फाइनल और फिनिशिंग फेज में है। और इसको लेकर अभी एक मेजर डेवलपमेंट ये सामने आई है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसके एग्जीक्यूशन मॉडल को भी मंजूरी दे दी है, अप्रूव कर दिया गया है। इट मीन्स अब कुछ ही सालों के अंदर हमको आम का रियलाइज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि अभी तक आप समझिए केवल पेपर वर्क्स पे था। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्स AMCA, that is Advanced Medium Combat Aircraft Execution Model through Industry Partnership। और सिग्निफिकेंट बात यहाँ पे ये है कि इंडस्ट्री पार्टनरशिप या प्राइवेट प्लेयर के जो पीपीपी मॉडल है उस पे इसको लाया गया है, ताकि R&D एंड इनोवेशन में न्यू हाइट्स को अचीव किया जाए। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूव्ड द एग्जीक्यूशन मॉडल फॉर द अंडर डेवलपमेंट इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स, जिसको आमका के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन होगा इंडिया के लिए, बिकॉज इट विल बिकेम इंडियाज फर्स्ट फिफ्थ जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट। और इसी के साथ इंडिया उस एलिट क्लब को भी ज्वाइन कर लेगा जो कैपेबल हैं डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग में ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फॉर द टाइम बीइंग इस क्लब में रसिया, चाइना और यूएस शामिल हैं। अगर इंडिया ऐसा कर लेता है तो फोर्थ नेशन बनेगा जिसके पास स्टिल्थ कैपेबिलिटी होगी, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने की टेक्नोलॉजी होगी। अब इस आमका प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो आपको बता दूं डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो वर्क करती है, फंक्शन करती है अंडर डीआरडीओ। ये इसको एग्जीक्यूट करेगी विद द हेल्प ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिजाइन एंड डेवलपमेंट का काम होगा एडीए का और मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिसने आपको पता है हमारा तेजस फाइटर जेट्स भी बनाया है। ये काम नहीं कर रहा शायद, हाँ, तेजस फाइटर जेट्स भी जो है इसने बनाया है। लेकिन यहाँ पे तेजस फाइटर जेट्स की तरह ही एसपीवी, दैट इज स्पेशल पर्पज व्हीकल, जो प्रोग्राम है उसको लाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व जो है किया गया है। ये एग्जीक्यूशन मॉडल प्राइवेट प्लेयर्स और जो पब्लिक सेक्टर हमारी अंडरटेकिंग्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है ऑन कम्पिटिटिव बेसिस। और इसके अलावा जो भी इंटाइटी इसमें शामिल होना चाहती है, इसमें बिड करना चाहती है, वो या तो इंडिपेंडेंटली बिड कर सकती है
या जॉइंट वेंचर में आ सकती है, या एक कंसोर्टियम को बनाया जा सकता है, दैट इज ए ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलकर इस काम को एग्जीक्यूट कर सकती हैं। इसके अलावा ये भी बात कही गई है कि जो भी बिडर या एंटाइटी होंगी वे इंडियन लॉज के, इंडियन रेगुलेशंस के अधीन होनी चाहिए, इंडियन कंपनीज कॉम्प्लिएंट होनी चाहिए, ताकि लोकल प्रोडक्शन को जो है इंश्योर किया जाए। अब इसके टाइमलाइन एंड फेजेस की बात करें तो एज पर रिपोर्ट्स जो डिजाइन है आमका का वो बेसिकली रेडी है। हाँ, थोड़ा सा समय उसमें और लगने वाला है, 2026 के मिड तक ये कहा जा रहा है कि इसको फुली डिजाइन कर लिया जाएगा। सो फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आपका 2024 से 2026 के बीच में है। लास्ट 2026 तक इसका इंजीनियरिंग डेवलपमेंट पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद प्रोटोटाइप रोल आउट होगा 2026 और 27 के बीच में। मेडन फ्लाइट जो आपकी आएगी वो 2028 और 29 के बीच में आएगी। फिर इसका होगा सर्टिफिकेशन एंड टेस्टिंग जो कि एडीए और हमारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिलकर करने वाली हैं। इसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी शामिल होंगे। वो 2028 से 2000 आपका ये 32 है यहाँ पे 32 तक, 2028 से 32 तक होगा और फिर 32 से लेकर आपका 33 2023 तक इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और फिर मास स्केल पे प्रोडक्शन हम लोग आने वाले कुछ सालों में करेंगे, लेकिन पहला जो एयरक्राफ्ट होगा उसका इंडक्शन इनटू इंडियन एयरफोर्स वो 2034 तक जो है एक्सपेक्टेड है। उम्मीद है हमको कि 2034 फाइनल वो ईयर होगा जब हमको हमारा खुद का इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड डिजाइन एंड डेवलपमेंट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मिलेगा। और इसका जो डेवलपमेंट है वो 2 फेजेस में होने वाला है। बेसिकली जैसे आपको पता होगा हमारा जो तेजस फाइटर जेट है वो भी 2 फेजेस में बनाया गया है, MK1 एंड MK2। ये मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो यहीं पर भी आपको सेम चीजें देखने को मिलेंगी। आर्म का MK1 जिसके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा, जो कि बेसिकली यूएस की एक लीडिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इंजन्स फॉर दी फाइटर जेट्स। वेरियस टाइप के फाइटर जेट्स के इंजन्स ये कंपनी जो है बनाती है। और जो हमारा तेजस फाइटर जेट का MK2 है उसमें भी हम यही इंजन इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसको लेकर काफी डीले देखने को मिल रहा है। एंड रिसेंट अभी 1 महीने पहले खबर आई थी कि यूएस की तरफ से ये इंश्योर किया गया है कि हाँ इन इंजन्स को अभी इंडिया के लिए सप्लाई किया जाएगा, वरना तो यूएस के डीले की वजह से हम लोग MK2 वर्जन का जो मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, वो इंडिया में कर ही नहीं पा रहे हैं। तो उसके एक्सपोर्ट की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। फिर यहाँ पे जो हमारा सेकंड फेज होगा आर्म का MK2, इसके अंदर इंडिजीनियसली डेवलप्ड इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। आप यहाँ पे कावेरी इंजन से इसको जो है कंपेयर मत कर लेना या कंफ्यूज मत कर लेना। इसमें कावेरी इंजन का अभी तक इंडेक्ट करने का कोई भी प्रोविजन या कोई भी खबर सामने नहीं आई है। बताया गया है कि इस इंजन को इंडिया बनाएगा जरूर, लेकिन हम लोग को डेवलपमेंट करेंगे इन पार्टनरशिप विद दी फॉरेन डिफेंस पार्टनर्स। इसमें सबसे लीडिंग में चल रहा है फ्रांस का सैफरान। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रांस के सैफरान के साथ पार्टनरशिप हो सकती है या किसी दूसरी कंपनी के साथ, दूसरे डिफेंस पार्टनर्स के साथ को प्रोडक्शन में आया जा सकता है। और इसके लिए 110 kN का मींस किलो न्यूटन का इंजन जो है बनाया जाएगा इंडिजीनियसली बाय दी DRDO's गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, जो कि DRDO की ही एक आप कह लीजिए सब्सिडरी है, GTRE। तो ये बनाएगी। ऑलराइट, दूसरा आने वाले समय में यदि कावेरी इंजन को लेकर जिस तरह से अभी न्यूज सामने आई है और सरकार की तरफ से भी ये कुछ अभी बड़ी खबर आई है कि हाँ इसको फंड किया जाएगा, अगर टाइमली हम लोग कावेरी इंजन को बना लेते हैं, जिसपे मैं अलग से सेशन भी लेके आऊंगा, तो हो सकता है जो हमारा MK2 वर्जन होगा उसमें हम कावेरी इंजन को ही इंडक्ट कर दें, विच विल बी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडिया। नाउ अब इस आमका प्रोजेक्ट को लेकर जो न्यूज सामने आई है, जिस तरह से डेवलपमेंट सामने आई है, इसका इतना सिग्निफिकेंस क्यों है, तो हम इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि आत्मनिर्भर भारत को एक मेजर बूस्ट देगा, बोल्स्टर करेगा हमारे सेल्फ रिलायंस को इन द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग।
इंडिजीनियस कंटेंट इसके अंदर हम लोग डालने वाले हैं, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था। जो MK1 फर्स्ट वर्जन होगा उसमें 75% इंडिजीनियस कंटेंट होगा। इसके अलावा जो MK2 वर्जन है उसमें 85% इंडिजिनाइजेशन करने की कोशिश जो है की जाएगी। और प्राइवेट सेक्टर की लगभग 200 कंपनियां इसमें शामिल होंगी, जो छोटी बड़ी कंपनियां होंगी। अलग अलग उनका जो है रोल यहाँ पे रहने वाला है। जैसे कि गोदरेज एरोस्पेस की बात करें तो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे इसको साइन किया गया है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो कि अगेन हमारी DPSU है, वो एवियोनिक्स में डील करने वाली है। लार्सन एंड टुब्रो एंड टाटा पैटर्नर्स पैटर जो भी है, ये सिस्टम एंड इंटीग्रेशन का काम करने वाली है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि ये एक सिग्निफिकेंट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स हार्नेसिंग द इंडिजिनस एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी, ताकि हम डेवलप कर पाए आम का प्रोटोटाइप विच विल बी ए मेजर माइलस्टोन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत इन दी एरोस्पेस सेक्टर, या कहें कि हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये आत्मनिर्भर भारत को, सेल्फ रिलायंस को बूस्ट करने वाला प्रोग्राम होगा। दूसरा, आमका प्रोजेक्ट को इस समय पे स्पीड अप करना और इसके डेवलपमेंट और इंडक्शन को करंट सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल बना देती हैं, क्योंकि रिसेंट जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक मेजर कन्फ्रंटेशन हुआ है उसमें इंडिया को ये पता लग गया कि कौन पार्टनर कहा जाने वाला, अलाई कहा जाने वाला कंट्री इंडिया के साथ खड़ा हुआ है और कौन ऐसी सिचुएशन का केवल फायदा उठाना चाहता है, इंडिया को अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो इंडिया को इस समय पे भली भांति ये पता चल गया है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अलाई कहा जाए और जो इंडिया के साथ जेन्युइनली इस युद्ध के दौरान खड़ा हुआ था। कोई अपना फायदा तलाश रहा था, इंडिया को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बेचना चाहते थे। और जितना डिफेंस प्रोक्योरमेंट हमने अभी तक अलग अलग देशों से किया है, उसकी टेक्निकल और जो मेंटेनेंस है, सोर्स कोड जैसी टेक्निकलिटीज हैं, उनको लेकर भी मतभेद सामने आए हैं। मैं आपको आगे रसिया, फ्रांस के बारे में भी बताऊंगा। और यूएस, आपने देखा होगा यूएस के मीडिया हाउस, यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो सब एक्सपर्ट वगैरह ये सब कहते हुए पाए गए कि इंडिया को नीड है यूएस का F-35 फाइटर जेट खरीदने की, क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। उन केवल यहाँ पे ये दिखाई दे रहा था, इंडिया को केवल अपना डिफेंस इंपोर्ट बढ़ाना चाहिए, यूएस जैसे देशों से उनको फाइटर जेट्स खरीदने चाहिए। तो हम सब ने यहाँ पे देखा है बिल्कुल क्लियर तौर पे केवल इंटरेस्ट मैटर कर रहे थे। जैसा कि जियोपॉलिटिक्स में कहावत भी है, आप सब ने सुना भी होगा कि कोई भी हमारा परमानेंट शत्रु नहीं होता, कोई भी परमानेंट मित्र नहीं होता, केवल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। और वही खेल हम सब ने देखा भी है। तो ऐसे में इंडिया को आत्मनिर्भर बनना, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर आर्मामेंट तक सेल्फ रिलायंट होना हमारी मजबूरी बन चुकी है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइना। चाइना के साथ हमारा जो स्टिल्थ गैप है एंड मोरलेस विद पाकिस्तान आल्सो, उसको भी कहीं ना कहीं फिल करना है। क्योंकि रिसेंट ये खबर आई थी, इस पे हमने सेशन भी किया था कि शी जिनपिंग चाइना को 40 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो कि J-35 हैं, उनको देना चाहते हैं और उसके लिए डील वगैरह ऐसी जो है प्रोसेस में चल रही हैं। यहाँ पे न्यूज आप देखिए, दिसंबर 2024 की न्यूज है, पाकिस्तान में गेट 40 फिफ्थ जनरेशन स्टिल्थ फाइटर जेट्स फ्रॉम चाइना विद इन 2 ईयर्स, केवल 2 सालों में जो है पाकिस्तान को मिलने वाले हैं, ऐसी खबरें सामने आई थी। भले ही फिर वो पाकिस्तान के पास F-16 हो, JF-17 हो और अब J-35 स्टिल्थ जेट्स भी आने वाले हैं, जो आउटडू करने वाला है इंडियन एयरफोर्स को इन टर्म्स ऑफ फाइटर जेट एक्विजिशन। क्योंकि हमारा बिल्कुल स्लो चल रहा है और जो फाइटर जेट्स हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा डिले देखने को मिल रहा है। तो टेक्नोलॉजिकल गैप तो भी हमारे बीच में है ही है,
यहाँ पे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो हमारी है सैमसंग, वो भी कम है। तो ऐसे में जो स्ट्रेंथ का नंबर है उसमें भी कहीं ना कहीं इंडिया पिछड़ सकता है दोनों एडवर्सरी से जो हमारे सर के ऊपर बैठे हुए हैं, एक तरफ चाइना एक तरफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान को यदि ये स्क्वाड्रन फाइटर जेट मिल जाते हैं तो पहला ऐसा देश होगा जो J-35 को अपनी सर्विस में इंजेक्ट करेगा, उनका इस्तेमाल कर रहा होगा। बिकॉज ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि काफी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस बताया जाता है। हालांकि इसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है और इस पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं, वो केवल चाइना जाने और पाकिस्तान जाने। लेकिन मीडिया वालों का तो यही कहना है कि ये एक मॉडर्न फाइटर जेट है और इसको लेकर पाकिस्तान अपने ओल्ड एजिंग फ्लीट्स को रिप्लेस करना चाहता है, फिर वो भले ही यूएस मेड F-16 हो या फ्रांस का मिराज फाइटर जेट्स हो। और हमेशा झूठ पे सरवाइव करने वाले पाकिस्तान ने तो रिसेंट ये कहा था कि हमने इस डील को, इस परचेज को अप्रूव कर दिया है, लेकिन बीजिंग की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन टिल डेट दिसंबर 2024 से लेकर अब तक नहीं आई है। कोई भी खबर इसके ऊपर नहीं आई है कि बीजिंग ने यहाँ पे कंफर्मेशन कर दिया है इस डील को। हाँ, कुछ सोर्सेज का कहना है कि बीजिंग यहाँ पे बिल्कुल रेडी है इन फाइटर जेट्स को भेजने के लिए और मास स्केल पे इनका प्रोडक्शन करने के लिए उनकी जो कंपनीज हैं वो भी यहाँ पे तैयार हैं। देखना ये होगा कि जो कंगालिस्तान है पाकिस्तान, जो आईएमएफ के बेल आउट पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है भाई सुख चैन से रोटी खाओ अगर मिल रही है, वरना हमारी गोली तो है ही। सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि पाकिस्तान आईएमएफ के द्वारा मिले पैसे से चाइना से फाइटर जेट्स खरीदता है या अपने लोगों को जो है रोटी खिलाता है। अब क्योंकि चाइना और शी जिनपिंग भारत को एक आप समझिए बजटरी लेसन यहाँ पे सिखाना चाहते हैं। जब ऐसी न्यूज मार्केट में आती है, ऐसी डेवलपमेंट मार्केट में आती है कि पाकिस्तान जैसे नल्ले देश के पास फिफ्थ जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स आने वाले हैं, तो ऐसे में इंडिया के ऊपर एक बर्डन आता है, इंडिया के ऊपर एक प्रेशर आता है कि हमको अचानक से हमारा जो बजट है उसमें हेर फेर करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। जो डिफेंस बजट है हमारा, उसके अंदर हमको इंक्रीमेंट लेके आना पड़ेगा ताकि हम भी इस स्टिल टेक्नोलॉजिकल गैप को फिल कर पाएं। और वो जरूरी हो जाता है स्ट्रेटजिकली भी और रीजन की सिक्योरिटी के लिए भी। आगे हम बात करेंगे पांचवें रीजन पे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक जो है सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। और यहाँ पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लेकर वो यहाँ पे आप देख पाओगे, जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो ये आप समझिए कि हमारा जो फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन है वो 1965 के लेवल से भी बिलो है। हमारे पास जो सैंक्शनड स्क्वाड्रन है वो आई थिंक 31 है, लेकिन उतने भी हमारे पास नहीं है। फिलहाल के लिए हमारी जो एयरफोर्स है वो सुखोई 30 MK फर्स्ट, जैगवार, MiG-21, मिराज 2000 जो कि बिल्कुल ओल्ड एज हो चुके हैं और इनको रिप्लेस करना हमारे लिए जरूरी है। MiG-29 यूपीजी, इसके अलावा NCA हमारा तेजस है और राफाइल हो जाएगा। सो यहाँ पे 42 स्क्वाड्रन हमारे सैंक्शन है, हाँ सॉरी 42 सैंक्शन है और 31 स्क्वाड्रन हमारे पास में है। ऐसे में जो स्ट्रेंथ गैप जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया, इसको कहीं ना कहीं फिल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और ऐसे में हमारे एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने भी कहा है कि देखिए टेक्नोलॉजी के साथ और जो क्वालिटी है उसके साथ कंप्रोमाइज मत कीजिए। जो इंडियन फर्म्स हैं, इंडियन कंपनीज हैं जो इसमें काम करती हैं डिफेंस से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, उनको साफ साफ हिदायत दी है कि किसी भी प्रकार से कोलाहल मत बरतिए, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए और जितना हो सके उतना जल्दी हम हमारे जो फाइटर जेट्स का प्रोडक्शन है उसको हमें बढ़ाना होगा और बढ़ाइए। ऐसी भी जो है न्यूज आई थी। तो ये एक बड़ा रीजन है कि आम का जितना जल्दी हो सके वो इंडियन नेवी में इंडेक्ट हो। तेजस तो हम बना ही रहे हैं, हाँ वो उसको लेकर भी बहुत ज्यादा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएस से जो हमको इंजन आना है, जो इंजन F414 है वो उसके अंदर इंडक्ट किया जाना है, लेकिन उसके
इंपोर्ट को लेकर काफी डीले देखने को मिल रहा है। और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि जो हमारा राफेल फाइटर जेट है, ये बताया जाता है 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। और आप समझिए अभी फिलहाल हमने इंडियन नेवी के लिए भी 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए डील जो है की है फ्रांस के साथ में। और वो बिलियंस ऑफ डॉलर की डील है। तो इतना ज्यादा पैसा हमको, बिलियंस ऑफ डॉलर, फॉरेन जो बीडर्स हैं, फॉरेन जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको देना पड़ रहा है, रेदर देन हम हमारे कावेरी इंजन पे काम नहीं कर रहे। तो ये सोचने वाली बात है कि केवल 4.5 जनरेशन वाले राफेल फाइटर जेट, हालांकि वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा पैसा, जिसमें हमको ना सोर्स कोड रसिया दे रहा है, सॉरी फ्रांस दे रहा है, ना फुली ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है। तो ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हमारे लिए बनाना जरूरी हो जाता है। और हमारी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऐसा कारनामा पहले कर चुकी है, मीन्स तेजस वाला। तो इसको लेकर भी लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे एक एज हम हासिल कर लेंगे और J-35 जैसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को टक्कर देंगे। ये हमारा जो है एक विश्वास भी है हमारी HAL पे, हमारी DRDO पे, हमारी कंपनीज पे। दूसरा, अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये बहुत ज्यादा, आप समझिए, एडवांस फीचर वाला होने वाला है। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी इसके अंदर होगी। अब ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, जिसका मैंने पचासों बार नाम लिया होगा। तो आप समझिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसमें हमारे फाइटर जेट्स को ऐसे मटेरियल से बनाया जाएगा कि रडार से ये बच निकलेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एरियल व्हीकल को, किसी एरियल थ्रेट को यदि आपने टारगेट करना है तो रडार्स की हेल्प से किया जाता है। रडार्स जो क्या करेंगे, इंफ्रारेड लाइट या अदर टाइप ऑफ बीम्स को इजेक्ट करेंगे, जो टारगेट से टकरा के वापस आएगी, राइट। और उसी को सेंस करके पता लगाएगा कि आसमान में कौन सा टारगेट है, उसका साइज कितना है, वो सब, ठीक है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, जो रडार से आने वाली बीम्स हैं, जो रडार से आने वाली लाइट आप कह सकते हो, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे मटेरियल से इसको बनाया जाता है। इसीलिए इसकी ये जो काबिलियत है, इसको स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, स्टिल्थ कहा जाता है। और इसके अलावा इसमें अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को भी इंडेक्ट किया जाएगा, जैसे कि सेंसर फ्यूजन हो गया, इंटरनल वेपन्स बाइज है, एडवांस्ड एवियोनिक्स है, एंड सुपर क्यूज कैपेबिलिटीज होंगी। अगर एक बार ये ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो इंडिया का जो एयर सुप्योरिटी पोस्चर है वो हम लोग बरकरार कर पाएंगे, उसको मेंटेन कर पाएंगे ऐसे इन्वायरमेंट में, जब चाइना और पाकिस्तान दोनों इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट बना हुआ है। एंड इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया विल बी सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस। हेलो। अब चूंकि हमने जैसा डिस्कस भी किया है, इंडिया करंटली रिलाई करता है फॉरेन सप्लाईज पे, चाहे रसिया हो, चाहे आपका फ्रांस हो, US हो। और ऐसे में अब करंट जो कन्फ्रंटेशन हुआ उसमें हमको राफेल का सोर्स कोड की आवश्यकता पड़ी। तो फ्रांस से जब इसको मांगा गया तो फ्रांस ने डिनाई कर दिया। इंडियाज राफेल डिलीमा, फ्रांस रिफ्यूजेज सोर्स कोड एक्सेस अमाइड राइजिंग इंडो पैसिफिक टेंशंस। तो आप समझ सकते हो कि फ्रांस पे भी कितना विश्वास किया जा सकता है, जिसमें हमने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर इसके लिए पे किया हुआ है। दूसरा, आप जो GE एरोस्पेस है US का, वो डीले कर रहा है, डीले पे डीले कर रहा है हमके सेकंड जो हमारा मार्क वर्जन है तेजस का, उसके इंजन के लिए। तो ऐसे में आम का जो है इंश्योर करेगा इंडिया कैन ऑपरेट, मॉडिफाई कर पाए एंड डिप्लॉय कर पाए एडवांस्ड एयरक्राफ्ट विदाउट एक्सटर्नल पॉलिटिकल और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। और जो रिड्यूस जो रिस्क है हमारे पास में, जैसे कि इंपोर्ट बैन का, या कि सैंक्शंस का, या डिलेड सप्लाईज का, इस तरह के जो रिस्क हैं उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग रिड्यूस कर पाएंगे। तो ये पूरा एक डिस्कशन था आम का प्रोजेक्ट को लेकर। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन काफी चीजें हमने डिस्कस की हैं डिटेल में, और ये समझने का प्रयास भी किया है कि आम का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए इतना जरूरी क्यों है, इतना खास क्यों है। ऑल राइट, तो यहाँ पे
चलिए फिर से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस